हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सीएमए फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो है हम लोग कर रहे थे। स्टडी नोट नंबर 6 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में ना हम लोग अपना स्टडी नोट नंबर जो 6 है हम ना फिनिश कर देंगे। एक लास्ट कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 रह गया है, वो आज हम लोग फिनिश कर लेते हैं। क्या बोलता है 104? सिंपल है, बहुत ज्यादा। कहता है कि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 बोलता है कि एक कॉस्ट ऑडिटर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर क्या करता है, कॉस्ट ऑडिट करता है, तो उसको उस कंपनी के बिजनेस, उसके प्रोसेस और उसके इन्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो बिजनेस है उसका मेन काम क्या है, क्या क्या चीजों में डील करता है, कितने कितने उसके डिवीजन हैं, क्या क्या प्रोसेस वो फॉलो करता है और कौन कौन से उसके कॉम्पिटिटर हैं। ये सारी बातें क्या है एक ऑडिटर को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो उसको उस चीज को पता करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, मान लीजिए कि जो उनका मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट से अगर उनको क्या कोई रिपोर्ट लेनी होगी तो वो रिपोर्ट भी आराम से मांग सकता है और मैनेजमेंट को रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑफ ऑडिटी, यानी जिसका ऑडिट कर रहा है उसके प्रोसेस और बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। आइए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और स्कोप। The objective of this standard is to enable the cost auditor to have knowledge of client के business के बारे में, which is sufficient to identify and understand the events, ताकि वो भाई जो ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस की उनको समझ सके। पहले तो उसको बिजनेस को समझना होगा, बिजनेस को समझेगा तभी उस बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को समझेगा। The cost auditor judgment may have a significant effect on the examination of cost statement or on the preparation of cost audit report. Okay, यानी सिंपल सी बात है, अगर वो उसको बिजनेस के बारे में पता होगा तभी वो जो ट्रांजेक्शन है उनके बारे में पता करेगा, ट्रांजेक्शन के बारे में पता करेगा, तभी वो क्या करेगा, अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सही से प्रिपेयर कर पाएगा। स्कोप देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं कवर करा रहा हूँ, बाकी अननेसेसरी की बार बार की काफी सारी चीजें जो है वो रिपीट हुई हैं, तो वो मैंने इसमें नहीं कराई है। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, यानी ऑडिटर का सबसे पहला मेन काम है इस कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि क्लाइंट के बिजनेस के बारे में ना पता होना चाहिए। ऑडिटर को नहीं पता तो पता करे, उसकी प्रोसेस के बारे में और बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉस्ट ऑडिटर एंड मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, यानी कॉस्ट ऑडिटर और जो ऑडिट टीम है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो कॉस्ट ऑडिटर की जो टीम है ना उनको भले पता ना हो, लेकिन जो मेन कॉस्ट ऑडिटर है उनको पता हो, ताकि वो अगर जिन लोगों को नहीं पता कम से कम वो बता सके। अगर मेन कॉस्ट ऑडिटर को नहीं पता होगा तो वो दिक्कत है फिर तो। बाकी सब बाकी बार बार रिपीटेड चीजें जो इन्वायरमेंट जो इंपॉर्टेंट चीजें वही देखेंगे। आ जाते हैं रिक्वायरमेंट पे। The cost auditor shall have a adequate level of understanding of the knowledge of business, उसकी प्रोसेस के बारे में नॉलेज होगी, बार बार वही रिपीट हो रही है, बिजनेस इन्वायरमेंट टू डेवलप अ रीजनेबल एश्योरेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द कॉस्ट स्टेटमेंट ऑन विच ही इज एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑडिटर जिस भी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर रहा है तो उसकी अगर बिजनेस के बारे में नॉलेज होगी, उसकी प्रोसेस के बारे में, उसके कॉम्पिटिटर के बारे में, उसके इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज होगी, तो उसी बेस पर एक अच्छा ओपिनियन वो रख सकता है। The entity and its environment. The cost auditor should obtain an understanding of the following: nature of the entity, एंटिटी के नेचर के बारे में पता होना चाहिए भाई, उसका बिजनेस प्रोसेस क्या है, उसके इनपुट्स क्या क्या मेन है, मेन इनपुट्स क्या क्या उनके, जॉइंट प्रोडक्ट कौन कौन से, बाय प्रोडक्ट कौन कौन से, कौन से प्रोडक्ट और कौन से डिपार्टमेंट में वेस्टेज ज्यादा है, मेजर आउटपुट कौन सा है। रेलिवेंट इंडस्ट्री, यानी उससे रिलेटेड उसके जो कॉम्पिटिटर है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल पता करे। क्या क्या रेगुलेटरी जो है, रेगुलेशन जो है उस कंपनी के ऊपर लगते हैं उसके बारे में पता करे। एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, है ना, कौन कौन से कॉस्ट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस कंपनी के लिए जिसका वो कॉस्ट ऑडिटर अभी कॉस्ट ऑडिट कर रहा है उसके बारे में भी पता लगे, कौन सी कॉस्टिंग और कौन सी जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी रूल्स जो है उस पे लगते हैं सिंपली। द एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, कंपनी कौन कौन सी कॉस्ट जो है एप्लीकेशंस या रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज फॉलो करती है। द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटी परफॉर्मेंस, और टाइम टू टाइम जो एंटिटी है उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। अगला पॉइंट देखते हैं, द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में। द कॉस्ट ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू द ऑडिट, ऑडिट इन्वायरमेंट, control environment.
The cost auditor shall evaluate whether management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior. यानी cost auditor को ये देखना पड़ेगा मैनेजमेंट ने कोई ऐसी टीम बना रखी है या नहीं बना रखी है जो मेंटेन कर सके कल्चर और एथिकल बिहेवियर के लिए। ओके, और मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉइज को अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है तो क्या वो अपनी प्रॉब्लम को ओपनली बता सकता है कि नहीं बता सकता, पता चले कि वहां पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। यानी मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को कोई इशू है, वो अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं पा रहा है, उसको डर है कि भाई नौकरी से फायर ना कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय जो है फ्री माइंड का होना चाहिए यहाँ पर। बी पॉइंट है द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, है ना, एंटिटी जो है रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करती है, कैसे उसके साथ डील करती है, और फ्यूचर में ऐसा कोई रिस्क अकर ना हो उसको कैसे डील करती है। द कॉस्ट ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर द एंटिटी हैज अ प्रोसेस, है कि नहीं ऐसा, आइडेंटिफाई बिजनेसेस रेलेवेंट टू द कॉस्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ओके, कौन कौन से सबसे पहले जो रिस्क है ना बिजनेस रिस्क, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो उसके बिजनेस में अकर हो रहे हैं। assessing the likelihood of their occurrence, okay, वो होते क्यों है, मतलब जो रिस्क हो रहा है बिजनेस में, जो बिजनेस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, रीजंस क्या है, उन रीजंस को पता लगाया जाए ताकि हम उन रीजंस को ही सुधार सकें हम लोग। एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, ओके, इस रिस्क का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारे लिए नेगेटिव है तो कितना ज्यादा हमारा नेगेटिव जो है इफेक्ट करेगा ये हमें। डिसाइडिंग अबाउट एक्शन टू एड्रेस दोज रिस्क, ओके, डिसाइडिंग अबाउट एक्शंस टू एड्रेस दोज रिस्क, ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, इन रिस्क को कैसे एड्रेस किया जाए, इनके कैसे डील किया जाए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिंपल सी बात है, जो हम लोग मान लीजिए कॉस्टिंग के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स में रिकॉर्ड करते हैं, मान लीजिए टैली है, क्विक बुक्स है, सैप है, जो भी सॉफ्टवेयर है हमारा, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन हैपन होगी, मान लीजिए हम लोगों ने कोई मशीन खरीदी, परचेज फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, तो उस मशीन को जैसे हमने परचेज किया तो हमने कब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये देखिए क्या हम लोगों ने सपोर्टिंग बैकअप लगाया कि नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल सपोर्टिंग बैकअप क्या होगा, अगर 5 लाख की मान लीजिए हम लोगों ने मशीन खरीदी, कोई मशीन हमने खरीदी मान लीजिए 5 लाख उसकी वर्थ थी, हमने कोई मशीन, तो हम देखेंगे कि हम वहां पर ये देखेंगे कि क्या नाम है उसका, कि मैनेजमेंट का अप्रूवल होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। और जो अप्रूवल अप्रूवल होगा ना, चाहे वो मेल पर हो चाहे कोई रिटर्न में लेटर हो, तो उसको स्कैन करके पीडीएफ करके जब हम एंट्रियां करेंगे सॉफ्टवेयर में तो उसको अटैच कर देंगे। ओके, ताकि भाई इन फ्यूचर के लिए अगर हम देखें भाई कि अप्रूवल किसने दी थी, क्या था इसका बेस, तो वो पता लग सके। तो सिंपल सी बात है भाई, ट्रांजेक्शन को किस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हैं, क्या उस सपोर्टिंग बैकअप लगाते हैं कि लगाते, कब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ये सारी बातें इसमें आएंगी। The classes of transaction and their analysis that are significant to cost statement. The classes of transactions and their analysis. जो भी ट्रांजेक्शन हैपन हो रही है उनका एनालिसिस हो गया, दैट आर सिग्निफिकेंट टू कॉस्ट स्टेटमेंट, जो हमारे कॉस्टिंग की ट्रांजेक्शंस है मेनली। द प्रोसीजर बाय व्हिच दोज ट्रांजेक्शन एंड देयर एनालिसिस आर इनिशिएटेड, ना सिंपल सी बात है भाई, कब इनिशिएट किया जाता है, कब उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। द रेलिवेंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स supporting information that are used to initiate, record, process and report transactions. सिंपल सी बात है, कब आप उसको रिकॉर्ड करते हो, क्या क्या सपोर्टिंग बैकअप लगाते हो। The reporting process used to prepare the entity, the reporting process, आपकी रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है कोई भी क्या नाम है कॉस्ट स्टेटमेंट को बनाने के लिए, इंक्लूडिंग उसकी एस्टिमेट और डिस्क्लोजर के लिए। कंट्रोल एक्टिविटी, the cost auditor shall obtain an understanding of the control activity relevant to the audit 6.1। ओके, जो भी रेलिवेंट चीजें हैं उनको आप क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सॉरी, ओके, चलिए, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। The cost auditor shall obtain an understanding of the major activity that the entity uses to monitor the internal control or reporting over reporting। आपको internal control का भी ध्यान रखना पड़ेगा। The cost auditor shall evaluate the adequacy of the internal audit function in relation to cost record। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हम internal control सही से मैनेज कर रहे हों और अपना internal audit जो है वो भी हमारा क्या हो रहा हो, सही से चल रहा हो। IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, environment and control. The cost auditor shall evaluate and assess IT architecture system,
सिंपल सी बात है भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। ये वाले 2 पॉइंट हमारे रह गए, 5.5 और 5.6, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। Identifying assessing the risk of material misstatement. The cost auditor shall identify and assess the risk of material misstatement at the cost statement level and at the assertion level, including items of cost, cost heads, and disclosure therein. For this purpose, the cost auditor shall identify risk, including relevant controls that relate to the risk of material misstatement or a risk of fraud. हमें देखना पड़ेगा भाई कौन कौन से जो फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क हैं या अदर रिस्क हैं। Assess whether the risk is related to recent significant economic, accounting or other development and therefore requires specific attention. क्या अभी हमने मान लीजिए जो रिस्क है, जो मान लीजिए रिस्क हो रहा है, जो सिंपल बात, जो हमें प्रॉब्लम्स अगर कोई फेस हो रही है, तो क्या कोई जो रिसेंट में इकोनॉमिक चेंजेस हुए उसके कारण हुआ है, या अकाउंटिंग या अदर हमने कोई, अगर मान लीजिए हमने कोई अगर अदर डेवलपमेंट करी, यानी अगर हमने कोई अदर चेंजेस करे तो उस कारण से रिस्क आ रहा है। Assess whether the risk involves significant transaction with related parties. क्या ये जो रिस्क है रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन के कारण हो रहा है। Assess the degree of subjectivity in the management of information related to the risk. Okay, information जो properly timely आनी चाहिए। Assess whether there arises a need for revising the assessment of risk based on additional audit evidence attached. अगर क्या हमें इसको दोबारा से रिवाइज करना है या नहीं करना। एक बार हम क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन द ऑडिटर। बाकी के जो पॉइंट्स हैं ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं हम लोग। ये आया कब था ये देख लीजिए, अब बाकी के ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हम लोग मैंने पढ़ा दिया ना वो थोड़े इंपॉर्टेंस है, बाकी जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं है। और इस लेक्चर का जो है एंड हो जाएगा, कल से हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। इफेक्टिव डेट थी 11 सितंबर और उसके बाद यानी ऑन और आफ्टर 11 सितंबर 2015। एक लास्ट का पॉइंट देख लेते हैं, ये वाला documentation. The auditor shall document key element of the understanding obtained regarding each of the aspect of the entity and its environment specified in paragraph इतना which understanding was obtained. Okay, डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो भी अपने पास रखेगा, अगर चाहिए उसको कंपनी से या मैनेजमेंट से तो मांग सकता है वो अपना। The identify and assess risk of material misstatement at the cost statement level and at the assertion level, including item of cost heads in the risk identify and relate control which the auditor has obtained and studied as a risk. सिंपल सी बात है, अगर डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी इसको मान लीजिए जो भी इसको बैकअप मिल रहे हैं, जो अगर जो भी बैकअप मिल रहे हैं, जो भी काम करते जा रहा है तो उनको डॉक्यूमेंट करते जाए ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो काम आ सके। ओके, और ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 सिंपल सा बोलता था कि एक कॉस्ट ऑडिटर को उस बिजनेस के किसके बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस की प्रोसेस क्या है, बिजनेस किस में डील करता है, बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और ये आया कब था, लागू कब हुआ था, 11 सितंबर 2015 और उसके बाद 11 सितंबर 2015 और उसके बाद से ये 104 जो है लागू होता है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, 101, 102, 103, 104। ओके, इसके बाद अब हमारा जो है ना केवल एक ही स्टडी नोट नंबर रह गया है, वो है हमारा स्टडी नोट नंबर 7 कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, अराउंड 3 लेक्चर के अराउंड शायद ये खत्म हो जाएगा, यानी फिर हमारा कॉस्ट ऑडिट जो पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने आएंगे स्टडी नोट नंबर 20 पर आएंगे, और स्टडी नोट नंबर 20 का भी पूरा कोर्स जो है वो करिकुलम मैं अपलोड कर दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल में। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट है अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हम लोगों ने, आज के लेक्चर में या इससे पहले के लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, और आप टेलीग्राम पर, अगर टेलीग्राम पर पूछना है तो आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। ओके, सो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना स्टडी नोट नंबर 7 कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। फ्रॉम माय साइड गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो गाइस, बाय। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।